अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आलमी राज पर जो हर उस मुल्क की मईशत को कंट्रोल करता है जो गुर्बत में दंसा होता है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इदारा पैसे देता है, शराइत लगाता है और बदले में बहुत कुछ लेता है। लेकिन सवाल ये है कि IMF के पास पैसे खुद कहाँ से आते हैं? क्या ये कोई पैसे छापने वाली मशीन है? क्या इसे कोई खुफिया हुकूमत फंड करती है या फिर कुछ और है जो हमें नहीं बताया जाता? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आंख खोल देने वाली इंकशाफ है। ये वीडियो कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से पहला हिस्सा है IMF है क्या। IMF का मुकम्मल नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये 1944 में बनाया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक कॉन्फ्रेंस में, जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उस वक्त दुनिया में माशी आदम इस्तेहकाम था, मुल्कों की करेंसी तबाह हो रही थी और तिजारती निजाम दरहम बरहम था। तभी अमेरिका और बरतानिया जैसे ताकतवर मुल्कों ने मिलकर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बनाए। कहने को तो तरक्की में मदद के लिए, लेकिन असल में ये ताकत का एक नया निजाम था। आज IMF के 190 से ज्यादा रुकन ममालिक हैं। हर मुल्क IMF को एक मखसूस हिस्सा यानी कोटा देता है। ये पैसे भी देता है और वोट भी। जिसका जितना बड़ा हिस्सा उसकी इतनी बड़ी ताकत। अब जहन में सवाल आता है कि सबसे ज्यादा पावर किससे हासिल है? जी हाँ, अमेरिका को। अमेरिका का वोटिंग शेयर तकरीबन 17% है। इतना ज्यादा कि वो अकेला किसी भी फैसले को रोक सकता है। हिस्सा 2, IMF के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है। IMF के पास पैसे 3 बड़े जराये से आते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है कोटा सब्सक्रिप्शंस। हर रुकन मुल्क IMF को एक हिस्सा देता है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही हर मुल्क अपना सरमाया IMF के पास रखा है। पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया, मिस्र, अमेरिका, जर्मनी सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं और इसी से IMF का फंड बनता है। नंबर 2, बोरोइंग मैकेनिज्म। जब IMF को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जैसे आलमी बहरान में, तो ये दूसरे अमीर मुल्कों से कर्जा लेता है। इसे कहते हैं न्यू अरेंजमेंट टू ब्रो, यानी IMF खुद भी कर्जा लेता है। फर्क ये है कि ये कर्ज वापस करता है सूद के साथ और दूसरों को देता है शराइत के साथ। नंबर 3, सूद से आमदन। जब IMF किसी मुल्क को कर्ज देता है तो वो उस पर सूद भी लेता है। जैसे बैंक आपसे कर्ज पे सूद लेता है, वैसे ही IMF भी लेता है। ये सूद IMF के आमदन का मुस्तकिल जरिया है। नंबर 4 पर आता है गोल्ड होल्डिंग। क्या आप जानते हैं कि IMF दुनिया के चंद बड़े सोने जखीरा करनेंदगान में से है? तकरीबन 2800 टन सोना। जब जरूरत पड़ती है, IMF सोना बेचकर कैश हासिल करता है। अब हम जा रहे हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ कि IMF कर्ज कैसे देता है। देखिए नाजरीन, IMF का काम सिर्फ कर्ज देना नहीं, बल्कि वो शराइत के साथ कर्ज देता है। इसे कहते हैं SAPS यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। अब ये शराइत क्या होती है, जिनमें से कुछ यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। जिनमें से पहले नंबर पर है कि आपको सब्सिडी खत्म करनी होगी, करेंसी की कीमत कम करनी होगी, सरकारी इदारे बेचने होंगे, टैक्स बढ़ाने होंगे, दरामदात को खोलना होगा। यानी IMF आपको कर्ज देकर आपकी पॉलिसी भी कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जब भी कर्ज लिया, रुपए की कदर गिराई, पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी, सब्सिडी खत्म हुई और अवाम पर बोझ पड़ा। ये था हमारी वीडियो का तीसरा हिस्सा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। कर्ज के बाद क्या होता है? IMF का कर्ज वक्ती रिलीफ तो देता है, मगर इसका असर लंबे अरसे तक रहता है। हुकूमतें सिर्फ IMF की खुशनुदी के लिए पॉलिसियां बनाती हैं। आपको बताता चलूं कि कुछ ममालिक जैसे जनूबी कोरिया और ब्राजील IMF के चुंगल से निकलने में कामयाब हुए, मगर पाकिस्तान, गाना, मिस्र, ज़ाम्बिया ये ममालिक बार बार कर्ज लेते हैं और दोबारा फंस जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के एक बहुत ही जबरदस्त और हैरत अंगेज हिस्से की तरफ कि IMF का असल फायदा किसको होता है। ये बहुत ही जबरदस्त और हैरत अंगेज सवाल है। IMF का फायदा सबसे ज्यादा अमीर ममालिक को होता है, क्योंकि इनके बैंक IMF में शेयर होल्डर हैं। इनकी कंपनियां कर्ज लेने वाले ममालिक में बिजनेस करती है। IMF की पॉलिसीज के जरिए ये अपने मसनूआत, अपनी सरमायाकारी और अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं। ये सब होता है एक नारे की तहत ताउन।
لیکن اندر سے یہ صرف ایک ڈیبٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے، قرض کے ذریعے کنٹرول۔ حصہ 6، پاکستان اور IMF کی کہانی۔ پاکستان نے 1958 سے لے کر اب تک IMF سے 22 بار قرض لیا ہے۔ ہر حکومت نے قرض لیا اور ہر حکومت نے قوم پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ روپے کی قدر میں شدید کمی، گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر، ٹیکس بڑھتے گئے اور روزگار گھٹتا گیا، اور IMF کے شرائط دن بدن سخت۔ 2023-24 کا IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ کے سخت ترین پروگرامز میں شامل تھا۔ نمبر 7، حل کیا ہے؟ ہم IMF پر انحصار کب تک کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں ہمیشہ دوسروں سے قرض لینا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ ٹیکس نظام کی اصلاح، کرپشن کا خاتمہ، مقامی صنعت کی ترقی، تعلیم و ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، وسائل کا شفاف استعمال۔ جب ہم اپنی بنیادیں مضبوط کریں گے تب ہی ہم آزاد ہوں گے۔ دیکھیں، IMF نہ دوست ہے نہ دشمن، یہ ایک ادارہ ہے جو صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو خود سنبھالیں گے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلامی معیشت کا اصول ہے کہ سود یعنی ربا ایک لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ مگر کیا ہم اس حکم کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ IMF کا پورا نظام سود پر مبنی ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان قوم ایک ایسے جال میں پھنستے ہیں جسے قرآن کھلی جنگ قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، جب قومیں اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دوسروں سے توقعات رکھتی ہیں تو ان پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا اپنے اصل کی طرف، جس میں عدل ہے، خیرات ہے، سود سے پاک معیشت ہے اور بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔